नमस्कार बच्चों, 23 जनवरी का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर आपके सामने है, जेईई मेन का। उसको जो है हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट। देखिए, फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है रिलेट किया गया है इस फॉर्मूला के द्वारा, और अपने को डायमेंशनल एनालिसिस करना है बीटा बाय अल्फा का, है ना। तो फ्लक्स में जाने की जरूरत ही नहीं है, ध्यान सुनना। ये दो चीजें यहाँ पे ऐड हो रही है, एडिशन हो रहा है। मतलब ये वाली टर्म अल्फा लैम्बडा और बीटा सिग्मा, ये वाली जो टर्म है, इनके डायमेंशन क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। तो इनके डायमेंशन अगर सेम है तो मैं लिख सकता हूँ अल्फा लैम्बडा और बीटा सिग्मा, इनके डायमेंशन क्या है बेटा? सेम है। एक काम करो आप लोग, आपको बीटा बाय अल्फा चाहिए तो यहाँ पे जो है लैम्बडा बाय सिग्मा ले लो, तो यहाँ पे बचेगा बीटा बाय अल्फा, है कि नहीं। तो आपको जो है बेसिकली लैम्बडा बाय सिग्मा के डायमेंशन चाहिए। बीटा बाय अल्फा मतलब ही लैम्बडा बाय सिग्मा। लैम्बडा के डायमेंशन क्या होते हैं बेटा? लैम्बडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी क्यू बाय एल, है कि नहीं। और सिग्मा क्या होते हैं? क्यू बाय एल स्क्वायर। तो इस तरीके से आपको दिखेगा कि क्यू क्यू तो खत्म हो गया, एल खत्म हो गया, एल स्क्वायर में एल बचेगा सिर्फ एक। यहाँ पे जो है डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन यहाँ पे मैच हो जाएंगे। बड़ा ही सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन था डायमेंशनल एनालिसिस का। फ्लक्स का नाम बस इस्तेमाल हुआ था, यूज कुछ नहीं था। नेक्स्ट देखिए 1D का सबसे छपरी क्वेश्चन, सिंपल सा। तो क्या बोल रहा है? फॉर अ गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0.5 सेकंड। 0.5 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? इनिशियल स्पीड कितनी है बेटा? देखो, इनिशियल स्पीड 200 दिख रही है आपको ग्राफ से, 200 मीटर पर सेकंड इनिशियल स्पीड है। एक्सेलरेशन बता सकता है कोई? ध्यान से देखना आप, देखो स्ट्रेट लाइन है मतलब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। 2 सेकंड में जो है 200 से क्या हुई? स्पीड बढ़ी है, मतलब 100 का एक्सेलरेशन है आपका, है कि नहीं। 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन लिख दिया मैंने, है ना। क्या पूछा है भाई? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 0.5 सेकंड, एस इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, है ना। u कितना है भाई? 200, टाइम लेना है 1/2 सेकंड, प्लस 1/2 a एक्सेलरेशन है 100, t स्क्वायर 1/4 आ जाएगा। क्या बोलते हो? अब देखो कितना आ रहा है, 100 प्लस ये आ रहा है मेरे ख्याल से 12.5, है ना। 122.5 ऐसे कुछ तो आंसर आएगा। कहाँ गया? ऐसा आंसर है क्या? 12.5 सही है क्या? 100/8 12.5 112.5, ये रहा ना। तो 2 नंबर का ऑप्शन यहाँ पे मैच करता है आपका। इससे सस्ता सवाल हो नहीं सकता। 1D का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। नेक्स्ट आइए, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय, फिर से डायमेंशनल एनालिसिस का क्वेश्चन आता है ना। बहुत ही आसान कर दिया पेपर को। तो फाइंड डायमेंशंस ऑफ दिस थिंग ABCD, है ना। डिस्प्लेसमेंट है यहाँ पे, क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तो ये वाली टर्म्स, जितनी टर्म्स यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन में होती है, सबका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सबके डायमेंशन डिस्प्लेसमेंट के होने चाहिए, मीटर में होना चाहिए उसका यूनिट। तो ए जो है साइन, तो साइन जो है उसके जो डायमेंशन होते नहीं है, कॉस के भी डायमेंशन होते नहीं है। तो ए जो है आपका, ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा बेटा? ए का डायमेंशन हो जाएगा एल, है ना। और बी का भी क्या हो जाएगा? एल, है ना। सी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है यहाँ पे, तो सी का डायमेंशन हो जाएगा एल टी की पावर -2, है कि नहीं। और डी का फिर से क्या हो जाएगा आपका डायमेंशन? एल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे ABC अपॉन डी, तो ABC अगर हम करते हैं तो L क्यूब टी की पावर -2 मुझे मिल रहा है, और अपन D करते हैं तो क्या बोलते हैं? L स्क्वायर बच जाएगा एक, L2T -2, ये रहा आपका सेकंड ऑप्शन, है ना। बहुत ही सिंपल से डायमेंशनल एनालिसिस क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्या है? रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में पूछा गया है। 2 पार्टिकल्स है M1 M2, यहाँ पे M1 है और यहाँ पे जो है आपका M2 है। इनके बीच की दूरी को जो है मैं अगर R मान लूँ, तो आप मुझे बताइए कि ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे निकालेंगे आप लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, और कूलम्स लॉ से जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालेंगे हम लोग। C लिख देता हूं मैं, या 1/4 पाइप साइन नॉट ले लेते हैं, 1/4 पाइप साइन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इस तरह से दो फोर्सेस है, इनका रेशियो लेने को बोल रहा है कि नहीं। रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स टू ग्रेविटेशनल फोर्स, तो पहले इलेक्ट्रिक फोर्स रखना है, उसके डिवाइड में ग्रेविटेशनल फोर्स आएगा, तो डिवाइड कर देते हैं G M1 M2 अपॉन ये R स्क्वायर। तो R स्क्वायर वाली टर्म यहाँ पे अपनी कट हो जाएगी, 1/4 पाइप साइन नॉट नीचे आना चाहिए, तो ये ऑप्शन गया, ये भी गया, ये 2 ऑप्शन बचते हैं। और क्या बोलते हैं आपका Q1 Q2 ऊपर आना चाहिए, और ये R की पावर 4 कैसे आ सकता है? ये तो बकवास है। तो ये अपना इस तरह से ऑप्शन बच जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे आसान क्वेश्चन हो नहीं सकता बेटा। फिर से बहुत ही आसान कैटेगरी का क्वेश्चन इसको बोलूंगा मैं। नेक्स्ट आइए, मैच द कॉलम। क्या बोल रहा है? व्हेन वॉल्यूम चेंज इज 0। बेटा देखो, वॉल्यूम चेंज 0 है मतलब कौन सी प्रोसेस है? आइसोकोरिक प्रोसेस है, मतलब वर्क डन आपका क्या हो जाएगा? 0। तो P के साथ जो है 1 किलिंग बैठ रही है। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रोसेस है, Q के साथ 2 लगा दो। व्हेन नो हीट इज एक्सचेंज्ड, तो आपका डेल्टा Q कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू हीट गिवन टू द गैस। तो वर्क डन जो है वो किसके बराबर है? हीट के बराबर, मतलब डेल्टा U 0 है। डेल्टा U 0 मतलब इंटरनल 0 मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये वाला लग जाएगा S के साथ। तो ये भी जो है क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन दिस वन वाज। इसको जो है हम लोग खत्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन द गिवन DC सर्किट फाइंड करंट फॉर
12 ओम रेजिस्टेंस इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट शब्द इस्तेमाल हुआ है, मतलब इंडक्टर विल बिहेव लाइक अ वायर। वायर है भाई, वायर। तो सर्किट में बचा क्या, एक रेजिस्टर और क्या बोलते हैं आपका, रेजिस्टर भी 12 का है, बैटरी 12 की है, करंट आएगा 1 एम्पियर का। क्या बोलने का यार, छोड़ो, हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट 1, हॉट वाटर इज लेस विस्कस देन कोल्ड वाटर। बच्चा बच्चा जानता है हॉट वाटर जो होता है वो लेस विस्कस होता है ना। कोल्ड वाटर मतलब आइस की तरफ जो है झुकाव रहेगा। ठंडा पानी जो होता है ज्यादा खतरनाक जो है सॉलिड स्टेट की तरफ जाता है। तो हॉट वाटर इज डेफिनेटली लेस विस्कस देन द कोल्ड वाटर, बिल्कुल सही है ये। उसके बाद देखिए सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज मोर देन दैट ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर, बिल्कुल गलत है। अगर आपने सरफेस टेंशन की थ्योरी पढ़ी है तो सरफेस टेंशन जो होता है वो सोप सॉल्यूशन का जो होता है उसके कारण सरफेस टेंशन लिक्विड का कम हो जाता है, और सरफेस टेंशन कम होने के कारण लिक्विड जो होते हैं हमारे शर्ट्स में, पैंट में घुस जाते हैं और अच्छे से धुलाई करते हैं उसकी, है ना। तो इसलिए जो है सोप सॉल्यूशन जो है सरफेस टेंशन कम करता है, दैट इज वाई पेनिट्रेटिंग पावर बढ़ जाता है किसी भी लिक्विड का, और फिर अच्छे से वॉशिंग वो कर पाता है। तो सेकंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, सरफेस टेंशन ऑफ सोप बबल इज मोर। नहीं भाई, सरफेस टेंशन सोप बबल का कम होता है, पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा रहता है। तो सेकंड ऑप्शन जो है आपका फॉल्स हो जाएगा। फर्स्ट इज ट्रू, सेकंड इज फॉल्स। आइए नेक्स्ट, द की शोन इन द फिगर इज क्लोज्ड एट t इक्वल टू 0। t इक्वल टू 0 पे इस सर्किट की की जो है क्लोज कर दी है हमने। तो यहाँ पे जो है ऐसे हो जाएगा, की क्लोज कर दी है, सर्किट में करंट बहना चालू हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट, यहीं पे जो है बहुत सारे बच्चे जो है सिली मिस्टेक कर देते हैं। क्या पूछा है बेटा, इनकरेक्ट। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कंडीशंस एट t इक्वल टू 0। जल्दी से बोलिए, t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ प्लेन वायर। t इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर विल बिहेव लाइक अ प्लेन वायर, है ना, सिंपल सी बात है। तो सर्किट में बचा क्या, E बचा और R बचा, नॉर्मल रेजिस्टिव सर्किट हो गया। क्या बोल रहा है, करंट इन द सर्किट इज 0। क्यों भाई, सर्किट कंप्लीट है, वायर जैसा बिहेव कर रहा है कैपेसिटर, तो करंट तो बहेगा ही भाई यार। तो ये पहला ही गलत हो गया, खत्म बात। पहला ही जो है आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। मिल गया आंसर। नेक्स्ट, इनकरेक्ट ढूंढना था। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रोल्स डाउन फ्रॉम रेस्ट टू अचीव स्पीड v1। बेटा ये पिछले साल का PYQ है ना, उसी का जो है रेस लगाई थी 2-3 बॉल्स की, सेम PYQ जो है रिपीट हुआ है लगभग। तो यहाँ पे क्या दिखा देखो, यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रोल्स डाउन फ्रॉम रेस्ट टू अचीव स्पीड v1 ऑन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ 30 डिग्री। 30 डिग्री का इंक्लाइंड प्लेन है। यहाँ पे जो है आपका ये स्फीयर है, इसका मास कितना दिया बेटा, m दिया है। मास तो सेम ही रखना अपने को, m है। नीचे आता है और नीचे आने के बाद इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, तो बोला गया v1 स्पीड हो जाती है इसकी। ओके, उसके बाद जो है एक और स्फीयर है, उसकी स्पीड नीचे आने के बाद v2 हो जाती है, बट उसका एंगल 45 डिग्री है। यहाँ बना देता हूँ मैं दूसरा वाला देखो ध्यान से। दूसरा वाला स्फीयर जो है 45 डिग्री के इंक्लाइंड पे जो है उड़ी मार रहा है ऐसे, 45 डिग्री के इंक्लाइंड पे दूसरा वाला स्फीयर आता है नीचे, और उसकी स्पीड को बोला गया है v2। अपने को जो है v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर का रेशो चाहिए। दोनों का मास अगर सेम है तो v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर, यही रेशो उनकी काइनेटिक एनर्जी का भी आएगा। काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2, हाफ m v1 स्क्वायर हाफ m v2 स्क्वायर, दोनों का मास सेम है। तो क्या बचेगा आपका v1 स्क्वायर बाय v2 स्क्वायर, दिस रेशो इज सेम एज काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2। सर एनर्जी को बीच में क्यों ला रहे हो, क्योंकि ऐसे तो हम याद रखते हैं एनर्जी जो होती है वर्डन से आती है। प्योर रोलिंग हो रही है, प्योर रोलिंग में फ्रिक्शन का कोई वर्डन नहीं होता। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी आएगी दोनों के नीचे आने के बाद, वो mgh के बराबर आएगी, हाइट के रेशो के बराबर आएगा mgh। काइनेटिक एनर्जी 1 अपॉन काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू mgh1 अपॉन mgh2। तो सिंपली आंसर है मेरा h1 अपॉन h2, mg तो कट जाएगा, है कि नहीं। तो प्योर रोलिंग में फिर से बता रहा हूँ, वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होता है, तो सिंपली काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू mgh आप कर सकते हैं। तो h1 बाय h2 का रेशो चाहिए। h1 कहाँ से लूंगा सर मैं, तो यहाँ पे जो है कुछ बोला है कि लेंथ के बारे में, लेंथ कहाँ गई भैया, लेंथ सेम है। यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m रोल्स डाउन फ्रॉम रेस्ट टू अचीव स्पीड v1 वेयर रीच फ्रॉम द सेम हाइट, है ना। दोनों जो है सेम हाइट से रिलीज किए गए हैं, तो दोनों की जो है हाइट जो है उन्होंने क्या रखी है, सेम रखी है यहाँ पे, है कि नहीं। अगर हाइट सेम है बेटा, ये हाइट है अपनी h1 और क्या बोलते हैं ये हाइट है h2, दोनों हाइट क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने, सेम बोला है। अगर दोनों हाइट सेम है तो h1/h2 का रेशो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ऐसे आंसर आ जाएगा। कुछ बच्चों ने मुझे ये भी इन्फॉर्मेशन दी है कि हाइट सेम नहीं थी, लेंथ सेम थी, तो फिर हाइट आपको निकालनी पड़ेगी। लेंथ अगर l थी तो l cos 60 यहाँ पे आपका ये h1 हो जाएगा, और यहाँ पे l cos 45 लेंथ हो जाएगा, फिर उसका रेशो आपको लेना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन डेटा। ये जो है क्वेश्चन का आंसर आएगा, लेकिन सिंपल सी बात है, फॉर्मूला ये लग रहा है ke1/ke2 इज इक्वल टू h1/h2। डेटा चेंज हो सकता है आप क्वेश्चन में, फाइनल में थोड़ा सा जो है ध्यान से कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर तो बनाता है, बात खत्म। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर द गिवन इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ईएम वेव का क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन है ईएम वेव का। ईएम वेव दे रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, देखो 4i कैप माइनस 3j कैप, है ना। और आपको दिख रहा है कि ऑप्शंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, मैग्नेटिक फील्ड पूछिए। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। उससे पहली बात, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम फेज में ऑसिलेट करते हैं, प्लीज रिमेंबर दिस। सेम फेज मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में कॉस आ रहा है तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में कॉस आना चाहिए। ये कट गया, ये कट गया, सेम फेज होने के कारण 3 और 4 कट जाते हैं, कॉस को कॉस ही आना चाहिए भाई। इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉस है, मैग्नेटिक फील्ड में कॉस आना चाहिए। अब रही बात इसकी, ये है 4i कैप माइनस 3j कैप,
और यहाँ पर जो है दो, यहाँ पे जो है अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन बता रखे हैं, इनमें से चूज करना है हमें। एक और चीज हमें पता है, सी वेक्टर जो होता है पॉइंटिंग वेक्टर, वो होता है ई क्रॉस बी, है ना, ई क्रॉस बी, है ना, यूनिट वेक्टर वाइज अगर हम करें तो ई क्रॉस बी से जो है सी की डायरेक्शन मिलती है। सी मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ द वेव। वेव कहाँ जा रही है बता सकता है कोई, वेव कहाँ जा रही है बोलो। अपना जो है इलेक्ट्रिक फील्ड आई जे मतलब एक्स वाई प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड भी आई जे मतलब एक्स वाई प्लेन में है। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स वाई प्लेन में होंगे तो वेव कहाँ जाएगी, जेड प्लेन में भैया, सिंपल है। के कैप में जो है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक क्या बोलते हैं, के कैप में जो है आपका वेव का डायरेक्शन आएगा, है ना, पॉइंटिंग वेक्टर आएगा के कैप में। अब ध्यान सुनना, ओमेगा टी और के जेड इनके सिंबल क्या है, डिफरेंट है। अगर दोनों के साइन सेम होते हैं तो नेगेटिव डायरेक्शन में वेव जाती है, दोनों के साइन अपोजिट होते हैं तो पॉजिटिव में। मतलब यहाँ पे सिंबल साइंस अपोजिट है, एक प्लस एक माइनस है, इसका मतलब प्लस के कैप में आपका जो है क्या बोलते हैं आना चाहिए वेव का डायरेक्शन। तो चेक करते हैं भैया, ई क्रॉस बी करके चेक करते हैं। ध्यान सुनना, अभी अपना ई जो है वो 4i कैप माइनस 3j कैप, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेता हूँ एक, ये वाई एक्सिस अपनी, ये एक्स एक्सिस। ई वेक्टर देखो कहाँ बनेगा, ई वेक्टर ध्यान से देखिए कहाँ बनेगा, ई वेक्टर है अपना 4i कैप माइनस 3j कैप, मतलब किसी इस क्वाड्रेंट में बनेगा, ध्यान से देखना 4i कैप माइनस 3j कैप, ये अपना ई वेक्टर आ गया। क्या बोलते हो, बी कहाँ बनेगा, बी वेक्टर। तो चेक करते हैं, ऑप्शन अपने पास बी और ये दोनों में से चेक करना है ना हमें, ये दोनों में से चेक करना है। तो पहला वेक्टर जो है इसको चेक करते हैं, इसका 3i कैप प्लस 4j कैप, मतलब ये बी वेक्टर जो है इधर आएगा। तो ई क्रॉस बी करके देखो, ई क्रॉस बी करो, हाथ घुमाओ देखो, ई क्रॉस बी तो कहाँ आ रहा है, आपकी तरफ आ रहा है डॉट में, मतलब प्लस में आ रहा है ना, है कि नहीं। दैट इज वाई यहाँ पर जो है सी की वैल्यू प्लस में आ रही है, प्लस के कैप आ रही है, विच इज वेरी करेक्ट, एंड दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। बी को चेक कर लो, बी में कहाँ आ रहा है -3 -4, मतलब बी वेक्टर जो है ऑप्शन 2 के हिसाब से ऐसे आएगा। और अब अगर आप ई क्रॉस बी करते हो तो आपका अंदर आ रहा है ना, सी पॉइंटिंग वेक्टर अंदर आ रहा है, इसका मतलब निगेटिव आ जाएगी वेव की डायरेक्शन, विच इज रॉन्ग, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर 1 वाज करेक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन, देख लो भाई, सेल्फ इंडक्टेंस ज्योमेट्री पे डिपेंड करता है और मीडियम पे भी डिपेंड करता है, ये रहा आंसर, ज्योमेट्री प्लस मीडियम दोनों चीजें यहाँ पे जो है वैलिड है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, इसमें क्या ही बोलने का। फाइंड द फॉर द सर्किट शोन इन द फिगर, मल्टीपल करेक्ट है ना, मल्टीपल करेक्ट चीजें हैं। तो देखो ध्यान से, फॉरवर्ड बायस में तो वायर है, तो बेसिकली है ना वायर है, एमीटर लगा रखा है, ये 4 है, ये 4 4 2 हो जाएंगे, इन दोनों का मिलकर कितने हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो 4 और 2 6 हो गए, 2 का करंट निकलेगा, है कि नहीं। 12 की बैटरी को टोटल 6 का रजिस्टर लगाया है, 2 का करंट यहाँ पे मैं निकालूंगा, ध्यान सुनना। ये देखो 2 का करंट आया 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट आया 2 एम्पियर। फिर यहाँ पे करंट स्प्लिट होना है, दोनों सेम रजिस्टर है, तो इधर जाएगा 1 एम्पियर और इधर जाएगा 1 एम्पियर, और फिर से 2 एम्पियर वापस चला जाएगा। तो पूरा स्प्लिटेज यहाँ पे कर दिया मैंने, है कि नहीं। अब क्या पूछता है देखो, करंट इन एमीटर इज 2 एम्पियर, बिल्कुल सही बोला है, 2 एम्पियर करंट एमीटर से बाहर था, तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, ए इज करेक्ट। नेट रेजिस्टेंस इज 8 ओम, बिल्कुल रॉन्ग है, नेट तो 6 निकाला था हमने। वोल्टेज अक्रॉस बीसी, बीसी कहाँ है भाई, बीसी तो 4 का रजिस्टर 1 का करंट, 4 वोल्ट वोल्टेज आएगा, बिल्कुल सही है। डी ऑप्शन क्या बोलता है, करंट थ्रू डायोड इज 1 एम्पियर, बिल्कुल सही, डायोड से जो है 1 एम्पियर करंट गया, देखो ये वाला डायोड से गए। तो मेरे ख्याल से जो है बी वाला आपका गलत है, बाकी सब सही है, ए सी डी मतलब ये रहा। तो इस तरीके से जो है ये भी सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ क्यूब ऑफ साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, ये क्या है भाई, क्यूब है और मास ऑफ द क्यूब इज 10 ग्राम, ऑसिलेटिंग इन वाटर, वाटर में जो है कोई क्यूब तैर रहा है, ध्यान से देखो डायग्राम को समझो। ये क्वेश्चन हम क्लास में हमेशा कराते हैं, आप अगर जो है आपने विद्या चरिता के लेक्चर्स को फॉलो करते हो तो आपको पता चलेगा कि क्लास का ही क्वेश्चन है ये। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे जो है क्यूब है, ये पानी में तैर रहा है, ऐसे बोला है, क्यूब जो है पानी में तैर रहा है, तैरने दो भाई, क्या दिक्कत है इसमें, तैर रहा है, 10 सेंटीमीटर का है कि नहीं। इसकी लेंथ को मैं एल मान लेता हूँ, जो भी है एल लेंथ है ना, और इसका एरिया जो होगा ये वाला एरिया वो एल स्क्वायर ही होगा, बट फिर भी उसका नाम रखने के लिए जो है मैं उसको कुछ बोल देता हूँ। ये जो एरिया ऊपर का एरिया को मैं ये बोल देता हूँ, है कि नहीं, वॉल्यूम हो जाएगा ए एल, बेसिकली एल की वॉल्यूम है। तो ये सब चीज़ें हैं। अब जो है तैर रहा है, इसको क्या कर दिया हमने, कहाँ गया, इसको जो ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट करना मतलब इस तैरते हुए क्यूब को थोड़ा सा अगर हम दबा देंगे तो डैचू 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 क्या करेगा, ऑसिलेट करेगा। ऑलरेडी डूबा हुआ है, इस तरह से थोड़ा सा और दबा दो और छोड़ दो तो ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा। जब हम इसको थोड़ा सा नीचे ले जाएंगे, ध्यान से देखना अभी, जब इसको हम थोड़ा सा नीचे और डिप करेंगे तो इसका ये सरफेस यहाँ तक आ जाएगा, ऐसे, है कि नहीं। इसको मैंने एक्स से नीचे दबा दिया, ज़्यादा डुबा दिया पानी के अंदर, ज़्यादा डुबा दिया तो ज़्यादा बायंसी लगेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये इतना वॉल्यूम जो है, ये जो एरिया का वॉल्यूम है इतना, इसकी वजह से एक बायंसी फोर्स लगेगा उसके ऊपर, ज़्यादा डूब गया ना, पहले इक्विलिब्रियम में था, मान लो पहले क्यूब क्या था, इक्विलिब्रियम में था, उसको ज़्यादा डुबा दिया हमने, कितना डुबा दिया, एक्स डुबा दिया। एक्स डुबाने की वजह से जो है ज़्यादा बायंसी, एक्स्ट्रा बायंसी लग गई उसके ऊपर, ज़्यादा डुबा तो एक्स्ट्रा बायंसी लगी, वो एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स ही आपका F = kx वाला सिस्टम का फोर्स है। एक्स्ट्रा बायंसी फोर्स कैसे निकालेंगे, तो कितना डूबा है, देखो कितना डूबा है, वॉल्यूम बताइए, वॉल्यूम। तो क्या बोलते हैं, एरिया कितना है हमारा, ए है,
ए इंटू एक्स डूबा है, कितना डूबा है, ए इंटू एक्स। एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना कवर किया बेटा, ए इंटू एक्स का वॉल्यूम एक्स्ट्रा कवर किया इसने, है ना। तो ए एक्स वॉल्यूम की बायंसी, सबमर्ज वॉल्यूम कितना है, ए एक्स, एक्स्ट्रा सबमर्ज वॉल्यूम है तुम्हारा ए एक्स, उसकी बायंसी डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी। तो ये तुम्हारा एफ इज इक्वल टू के एक्स वाला फोर्स हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के एक्स। तो सिस्टम में जो फोर्स है, रिस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या है, इस एक्स्ट्रा डूबे हुए वॉल्यूम की जो बायंसी लग रही है वही तुम्हारा रिस्टोरिंग फोर्स है। एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना है, ए एक्स, क्या बोलते हो, रो एल जो है आपका क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी, ये आपकी बायंसी है। तो यही से आपको समझ में आता है, ए की वैल्यू में डाल देता हूँ, यहाँ पे एल स्क्वायर है, ए की वैल्यू एल स्क्वायर है, तो एक्स के प्रोपोर्शनल है एल स्क्वायर रो एल इंटू जी और इंटू एक्स। एफ इज इक्वल टू के एक्स होता है ना, एफ इज इक्वल टू के एक्स, तो ये अपना के बन गया, ये अपना क्या बन गया, के। टाइम पीरियड आ जाएगा अभी, टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, फटाफट डालो 2 पाई अंडर रूट एम। मास कितना है भैया इसका, 10 की पावर -2 मास है इसका, और के आपके सामने रहा है ना, के में एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर डाल दो, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो फिर से 10 की पावर -2 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर इज 0.1 मीटर, उसका स्क्वायर करोगे तो 0.01, इसी 10 की पावर -2 एरिया आ गया, है ना। रोयल डेंसिटी ऑफ लिक्विड कितनी होती है, 10 की पावर 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, 10 की पावर 3 होती है। ग्रेविटी की वैल्यू 10, तो कितना बच रहा है देखो ध्यान से, 2 पाई, यहाँ पे जो है नमस्ते नमस्ते हो गया, यहाँ पे जो है बाय 100 बच रहा है यहाँ पे नीचे, है कि नहीं, 2 पाई बाय 100, पाई बाय 50 जो आंसर आएगा इसका ये रहा। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये, है ना, क्लास नोट सा क्वेश्चन है, मैं तो बोलूँगा इसको। तो इस तरीके से जो है इस क्यूब को अगर नीचे ढके लेंगे तो ऊपर आएगा, तो एसएचएम करेगा, उसका जो है हमने टाइम पीरियड निकाल लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका थर्मोडायनेमिक्स से है। क्या बोल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो एडियाबैटिक कांस्टेंट जो है गैस का 3/2 दिया है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनिशियली 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो है आपको वॉल्यूम ऑफ गैस जो था वो रिड्यूस होकर 1/4 वॉल्यूम ऑफ गैस हो चुका है ना। तो V2 जो है आपका वो V1/4 हो चुका है, 1/4 हो चुका है कि नहीं। और इनिशियल टेम्परेचर कितना था, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टेम्परेचर इनिशियल जो था 273 केल्विन था, है कि नहीं। तो न्यू वॉल्यूम निकालना है अपने को। एडियाबैटिक कांस्टेंट इस्तेमाल हुआ शब्द, प्रोसेस कौन सी है बताया नहीं है, मेमोरी बेस है, तो एडियाबैटिक मान लेते हैं, एडियाबैटिक ही होगा इसलिए तो लिखा है बच्चे ने। तो PV की पावर गामा -1 इक्वल टू अपने पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ P गामा -1 1/2 V की पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब सिंपल है, P नहीं T है यहाँ पे, TV है ना। तो टेम्परेचर TV की पावर गामा -1 कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो है T1/T2 का रेशो आएगा V2/V1 के 1/2 पावर के हिसाब से, या तो स्क्वायर कर दो, T1/T2 का होल स्क्वायर जो आएगा वो आएगा V2/V1 के हिसाब से। तो ये इक्वेशन है अपना एडियाबैटिक प्रोसेस का, है ना। TV की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, गामा की वैल्यू डाल दी 3/2। सॉल्व करते हैं, V2/V1 कितना है, V2/V1 इज आवर 1/4, यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लो, T1/T2 बचेगा आपका 1/2। यहाँ से T2 की वैल्यू आती है 2 टाइम्स T1, मतलब टेम्परेचर दुगना हो चुका है। टेम्परेचर पहले कितने था, 273, दुगना कर दो केल्विन में, ये डिग्री में नहीं केल्विन में है, तो 546 केल्विन, ये मेरा आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो है आते हैं, देयर इज अ फोर्स दिया भाई, वर्क डन का क्वेश्चन होगा। फोर्स दिया है और थोड़ा खिचड़ी सवाल है, देखो मिक्स है, x³ y, फोर्स जो है x³ y पे डिपेंड कर, अच्छा x इज इक्वल टू y, फिर तो सिंपल हो गया, x की पावर 4 हो जाएगा, ये सब x में ला सकते हो आप लोग, है ना, सब x में ला सकते हो क्योंकि x ही y है ना। इन विच पार्टिकल मूव्स अलोंग द लाइन x इज इक्वल टू y, है ना। वर्क डन जब हम निकालते हैं, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ से कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता वर्क डन को, किसी भी लाइन पे जाए, कहीं पे भी जाए, वर्क डन इज वर्क डन, है कि नहीं। यहाँ पे x इक्वल टू y बिंदास यूज कर सकते हैं हम लोग। तो फोर्स का इक्वेशन ही मैं चेंज कर लेता हूँ, फोर्स का इक्वेशन आएगा x की पावर 4 i कैप प्लस y स्क्वायर जो है वो तो x ही है, x स्क्वायर j कैप, या y स्क्वायर बोल सकते हो इसको, y स्क्वायर j कैप, क्योंकि dy का इंटीग्रल आएगा ना, तो दोनों रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो है वर्क डन निकालने को बोल रहा है, फाइंड वर्क डन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0,0 टू 2,2, तो लिमिट जो है आप डाल सकते हो, है ना। इसे स्क्वायर में कर लेते हैं यार, खत्म करते हैं। x की पावर 4 i कैप है नहीं, i कैप प्लस y स्क्वायर की जगह में फिर से क्या लिख देता हूँ, x स्क्वायर, है ना, j कैप। ध्यान से देखिए, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रल f डॉट dr इज dx प्लस dy, dr क्या होता है, dx i कैप प्लस dy j कैप होता है। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो x की पावर 4 dx इंटीग्रल में आएगा, x की पावर 4 dx लिमिट में डाल देंगे, प्लस यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर dy आएगा, बट dy इज dx क्योंकि x ही क्या है तुम्हारा y है, तो x स्क्वायर dx, यहाँ पर भी इंटीग्रेशन आएगा, लिमिट 0 से 2 लगने वाले, लिमिट जो है x के ध्यान से देखिए 0 से 2 लगेंगे, लिमिट फटाफट डालो आंसर क्या आएगा, x की पावर 5/5 लिमिट के साथ 0 से 2 प्लस x³ लिमिट के साथ 0 से 2, 32/5 आ रहा है यहाँ पे, प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है, 8/3 आ रहा है कि नहीं। कितना गंदा सा आंसर है, तो 96 प्लस योर 40,
136/15, कहाँ है ऐसा आंसर, ये रहा। तो इस तरीके से जो है वर्क डन का काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड इंटीग्रेशन का सवाल है, वर्क डन का तो क्या ही बोलूँ मैं इसमें। और x इक्वल टू वाई बिंदास यूज करो, है ना, सब कुछ x में लेके आओ, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, इन रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट, अरे बाप रे, रेडियो एक्टिविटी का सवाल कैसे आ सकता है। रेडियो एक्टिव का सवाल जो है सिलेबस में नहीं है, रेडियो एक्टिविटी ना गया है, तो उसका सवाल आ गया है, बट इसको आप लोग जो है केमिस्ट्री के जो है केमिस्ट्री के नॉलेज से भी कर सकते हो। केमिस्ट्री में आपको जो है डीके कांस्टेंट वगैरह पढ़ाते हैं, रेट रिएक्शन वगैरह। तो ध्यान से देखिए क्या बोला गया, रेडियो एक्टिव डीके कांस्टेंट ऑफ एलिमेंट A2 इज 3 टाइम्स दैट ऑफ द एलिमेंट A1। तो इसका 3 लैम्बडा है और इसका लैम्बडा है डीके कांस्टेंट, ऐसे मान लो। फाइंड द रेशियो ऑफ न्यूक्लियर ऑफ एलिमेंट 1 टू न्यूक्लियर ऑफ एलिमेंट 2 आफ्टर 1 हाफ लाइफ ऑफ A2, है ना। A2 की 1 हाफ लाइफ मतलब कितना टाइम पीरियड, हाफ लाइफ का फॉर्मूला क्या होता है, ln2 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा इसका कितना A2 का 3 लैम्बडा, तो ये हाफ लाइफ है ना, हाफ लाइफ है अपने A2 की। इतने टाइम के बाद जो है रेशियो निकालना है n1 अपॉन n2 का। तो n1 का फॉर्मूला क्या है, n1 मतलब पॉपुलेशन ऑफ द फर्स्ट न्यूक्लियर, n1 इज इक्वल टू n0। n0 क्या है सर, एज्यूम इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर सेम, दोनों का इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियर जो है दोनों सैंपल का n0 ही था, e की पावर माइनस लैम्बडा और ये t, और n2 की वैल्यू n0 सेम है, e की पावर माइनस 3 लैम्बडा। 3 लैम्बडा क्यों आया, n2 का जो है कितना है लैम्बडा आपका, 3 लैम्बडा रेट कांस्टेंट इनटू ये t आ गया। रेशियो ले लो, रेशियो पूछा है n1/n2 का रेशियो पूछा है, तो रेशियो लेंगे तो n ये तो कट जाएगा, कितना बचेगा अपने पास, e की पावर 2 लैम्बडा t बचेगा, लैम्बडा t में प्लस 3 लैम्बडा t हो जाएगा, 2 लैम्बडा t बच जाएगा, है ना। तो e की पावर 2 लैम्बडा और t की वैल्यू कितने टाइम के बाद पूछा है, आफ्टर 1 हाफ लाइफ ऑफ द, मतलब इतने टाइम के बाद, A2 की 1 हाफ लाइफ मतलब इतना, तो डाल दो ln2/3 लैम्बडा, तो लैम्बडा लैम्बडा नमस्ते, कितना बच रहा है, e की पावर यहाँ पे 2/3 बच रहा है, इसमें पावर भेज दो, 2 की पावर 2/3, ln और e खत्म, 2 की पावर 2/3, ये रहा आंसर। केमिस्ट्री का नॉलेज है बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है ये, तो रेडियो एक्टिव के नाम पे जरूर डाला है, लेकिन केमिस्ट्री में आपको हो चुका है, रेट ऑफ रिएक्शन वगैरह उसका ये। नेक्स्ट, फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है, सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस 5, 1/4 रेडियस, 20 का 5 जो है 1/4 है, 1/4 रेडियस उड़ा दी, मतलब एरिया कितना, बड़े वाले का एरिया अगर a होगा तो छोटू का एरिया होगा a/16, ये कहाँ से आ गया सर, अरे रेडियस 1/4 कम हुई है तो एरिया कितना होगा, 1/16 कम होगा ना, r²। तो शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा x सेंटर ऑफ मास, बोलिए, डेल्टा x सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 अपॉन m1 प्लस m2, ऐसे करते हैं हम लोग, शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास। अरे बोलना, तो इस तरीके से जो है अपने को शिफ्ट निकालना है। फ्रॉम यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर, सर्कुलर पोर्शन ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, रिमूव कर दिया तो माइनस लगा दो यार, क्या दिक्कत है, यहाँ पे माइनस लगा दो, रिमूव कर दिया है कि नहीं, तो रिमूव कर दिया तो माइनस लगा देते और क्या, तो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। देखो m1 कितना है भाई, m ले लो उसको, m ले लो, डेल्टा x1 कितना है उसका, ओरिजिनल जो अपना स्फीयर था बड़ा वाला वो थोड़ी नहीं हिला है, ओरिजिनल वाला स्फीयर नहीं हिला है, उसका सेंटर ऑफ मास उसी जगह पे है, तो उसको 0 ले लो, ये 0 आ जाएगा, माइनस m2 कितना है, एरिया 16 गुना कम हुआ है तो मास भी जो है 16 गुना कम होगा, m/16 हो जाएगा। डेल्टा x2 सेंटर ऑफ मास कितने से हिला है उसका, बोलो कितने से हिला सेंटर ऑफ मास, है कि नहीं, ये जो आपका छोटा वाला है छोटू, इसका सेंटर ऑफ मास जो है कितने से हिला, अपने को डेल्टा x निकालना नहीं है शायद, यहाँ पे डेल्टा x शिफ्ट इन सेंटर ऑफ मास पूछा है ना, माइनस करूं अगर मैं इसको, हाँ तो ये डिस्टेंस अपने को निकालना पड़ेगा ना, ये वाला डिस्टेंस शिफ्ट वाला कितना होगा रे, देखो मैं फिर से बताता हूँ, ये पूरी रेडियस कितनी है अपने, ध्यान से देखो, ये पूरी रेडियस है आपकी r, और जो गई है रेडियस वो कितनी है r/4, तो कितनी बची अपने पास, r में से r/4 चला गया, 3r/4 बचेगा, यहाँ पे 3r/4 का आपका शिफ्ट हो जाएगा सेंटर ऑफ मास में, है कि नहीं, सेंटर ऑफ मास इधर आ गया। तो इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं, शिफ्ट आ जाएगा, बट अपने को पोजीशन निकालनी, शिफ्ट निकालना, ठीक है, शिफ्ट निकाल लेते हैं, अपॉन m1 माइनस m2 मतलब m में से m/16 गया तो 15 m/16 बचा होगा, क्या बोलते हो, m में से m/16 चला गया, 15 m/16 बचा होगा, ये तो टर्म कट जाती है यहाँ पे, m/16 चला गया, है ना, 3 से ये 5 भी चला गया, तो मेरे पास बचा r/20, और r की वैल्यू कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर यहाँ पे जो है आंसर आता है मेरा, इसमें ऑप्शन नहीं है, मतलब इंटीजर होगा ये, 20 सेंटीमीटर तो बाई 20 सेंटीमीटर करेंगे तो 1 आ जाएगा आंसर। तो इस तरीके से जो है शिफ्ट का क्वेश्चन था ये, सेंटर ऑफ मास वाला। नेक्स्ट पे आते हैं, अ बुलेट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 125 जूल स्ट्राइक्स अ लीड ब्लॉक वेयर टेम्परेचर राइजेस बाय 50 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो भाई, बुलेट की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करनी है 50 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, मतलब ms डेल्टा टी, तो एनर्जी इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, है ना। मास कितना दिया है, अच्छा मास ही निकालना है, m निकालना है ना, m ये 2m निकालना है जो भी है,
एम, एस कितना दिया स्पेसिफिक हीट 0.1 दिया है स्पेसिफिक हीट, जूल पर ग्राम है वो, ग्राम के लिए जो है क्या बोलते हैं 0.1 है, तो किलोग्राम के लिए 100 होगा, 100 ले स्पेसिफिक हीट। डेल्टा टी कितना है 50 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 का डेल्टा टी है। एनर्जी कितनी है, हाफ ऑफ द एनर्जी है ना, 125 जूल जो है एनर्जी थी आपकी बुलेट की, उसमें से हाफ कन्वर्ट हो चुकी है, एज्यूम दैट हाफ ऑफ एनर्जी, हाफ, तो 125/2 कर देते हैं यहाँ पे, है कि नहीं, तो यहाँ से 2 इधर भेज दो, 125 इक्वल टू 2m इंटू ये आता कितना आ रहा है 5000 आ रहा है कि नहीं, 5000 आ रहा है। तो इस तरीके से जो है क्या बोलते हैं 2m आ गया आपका, 2m निकालना है ना अपने को, तो 125/5 इंटू 10⁻3, तो मेरे ख्याल से ये 25 ग्राम्स में आ जाएगा। 2m की वैल्यू कितनी आती है 25 ग्राम, या क्या बोलते हैं 0.025 किलोग्राम, 25 इसका आंसर रहेगा। इंटीजर है इसलिए यूनिट स्पेसिफाई नहीं कर रहा मैं, बट इस तरीके से करना था, सिंपल था, एनर्जी कंजर्वेशन करना है, एनर्जी जो है ms डेल्टा टी में आपको कन्वर्ट करनी थी और कुछ नहीं था इसमें। रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड स्टेट यार कितनी बार आएगा यार, हर शिफ्ट में आ जाता है यार ये, देख लो भाई। रेडियस ऑफ He प्लस आयन पूछा है ना, रेडियस का फॉर्मूला क्या है, R इज इक्वल टू R नॉट, है ना, n²/z, R मतलब आपकी जो रेडियस है किसकी निकालनी है आपको, He प्लस की, इज इक्वल टू R नॉट जो है आपकी किसकी रेडियस होती है, R नॉट किसकी रेडियस होती है भाई, है ना, ये आपने को जो उसको ये बोला है ना, ए रेडियस दी आपने को He प्लस की, ए नॉट किसकी होती है, हाइड्रोजन की होती है फर्स्ट वाली की, ए नॉट n²/z, n² मतलब हीलियम का n² आपका 4 आ जाएगा, z की वैल्यू कितनी है, थर्ड ऑर्बिट है, थर्ड ऑर्बिट में z की वैल्यू भी आपकी 4 आ जाएगी, ए नॉट रेशो आ गया आपका, गलती हो गई कुछ, तो क्या गलती हो गई थी, 4 है ना, n²/z, अच्छा उल्टा कर दिया मैंने, यहाँ पे जो है n²/z करना है अपने को, n की वैल्यू जो है वो 4 है, n इज इक्वल टू 4 है, तो 4 का स्क्वायर करोगे 16 आ जाएगा, और z की वैल्यू 2 है, 8 का रेशो आएगा कहीं, तो ये रहा आपका इस तरीके का आंसर इसका आता है। अपना सिंपल फॉर्मूला ये R इज इक्वल टू R नॉट n²/z वाला उसका है। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, ऑप्टिक्स का है, ऑप्टिक्स अपना फेवरेट है। A small point object is placed at some distance from convex spherical surface. Refraction from spherical surface का ये है। Radius of curvature R दी है, refractive index यहाँ पे जो है दी है वो 1.5 दी है। It was found that image is formed at equal distance from P, other side हो गया obviously, इधर ऑब्जेक्ट होगा तो इधर इमेज बनेगी, है ना, ये डिस्टेंस x है, ये भी डिस्टेंस यहाँ पे x दिया है, हाँ तो x निकालना है अपने को बेसिकली, आइए x निकालते हैं। तो एक रे इस तरह से आएगी और इधर घुस जाएगी, अपने पास फॉर्मूला है μ2/v माइनस μ1/u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। इंसिडेंट रे राइट में जा रही है, तो पोल से राइट में सब पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट में सब निगेटिव, तो μ2 कितना है जिसमें रे जा रही है, μ2 मतलब 1.5 आ जाएगा, v मतलब कितना, v इस तरफ है प्लस x आ जाएगा, माइनस μ1 इज 1 और u की वैल्यू आएगी माइनस x, तो यहाँ पे x आ जाएगा, इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 विच इज 1/2 अगेन, और r की वैल्यू जो है प्लस है कि माइनस है, r भी इधर ही है आपका, r आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करते देखो, 3/2x प्लस 2/2x इज इक्वल टू 1/2r, सारे 2 मार डालो, है ना, तो 3/x प्लस 2/x 5/x आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/r, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5r, x की वैल्यू कितनी आ रही है 5r, ये रहा, टाइम पास ही था वैसे, फॉर्मूला बेस था, और क्या है मेरे ख्याल से खत्म है, नहीं ये बचा और देख लो, डायपोल वाला है, इस पॉइंट पे जो है क्या निकालना है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फोर्स विच इज फेल्ड बाय अ पॉइंट यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉइंट चार्ज इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यही तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछी अपने को। इस वाले डायपोल के लिए ये कैसा पॉइंट है, इक्वेटर वाला पॉइंट है, इक्वेटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होती है, उल्टी होती है पीछे की तरफ, और वैल्यू होती है kp/r3, कितनी वैल्यू होती है kp/r3, ध्यान से देखिए। और दूसरी बात, ये वाला जो डायपोल है, ये वाला डायपोल है, इस डायपोल के लिए पॉइंट कैसा है, एक्सियल पॉइंट है, एक्सियल पॉइंट में तो राइट साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी, उसकी वैल्यू होगी 2 kp/r3, तो एक लेफ्ट में एक राइट में, राइट वाली जीत जाएगी, बचेगी kp/r3, ये आंसर है आपका। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन, प्यारा सा डायपोल के ऊपर। तो यहाँ पे खत्म होता है, समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने सुना, तो आप लोग जो है इस तरह से वीडियो लेक्चर्स फॉलो कीजिए, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, जेईई मेंस के जो है आजकल क्वेश्चन नीट के जैसे ही आते हैं। थैंक यू।